welcome here. In this video, we will discuss about biotechnology. So आपका ये क्लास 12 का चैप्टर है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो मेडिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी के अंदर कौन सी लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको साथ साथ मार्क करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को नहीं पता चलता कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। सो वो भी मैं आपको यहाँ पे मार्क करवाऊंगी। एंड आल्सो कौन कौन से कुछ क्वेश्चन जो कि पहले आए हुए हैं आपके एग्जाम में और कुछ जो आ सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का मतलब क्या है, आपको क्या मिलने वाला है उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आई नो आपका मोटो ये होता है कि एग्जाम में आपको मार्क्स गेन करने हैं, इसलिए आप चैप्टर को पढ़ते हो। बट अगर आप इस मोटो से पढ़ोगे, उससे पढ़ोगे कि इससे हमारे को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हमारा मोटो ये भी रहना चाहिए कि इससे हम क्या न्यू सीखने वाले हैं जो कि हमें पहले नहीं पता था, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो किस प्रोसेस पे वर्क करती है। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उस चैप्टर का सबसे पहले नेम का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको नेम का मतलब पता है तो इट मीन्स आपने उस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगी। एंड आल्सो अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ भी होना चाहिए। तो जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर है, अनदर चैप्टर है, उसके अंदर हम इसकी सारी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम फिर क्या डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और किस तरीके से, प्रोसेस पे किस तरीके से वो वर्क करती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बहुत ही ईजिली आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हो। कैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना ऐसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं, वो किसके अंदर आती है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमारी बायो की एक ब्रांच है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से मार्क कर लो। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू द ह्यूमन। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो आगे क्या दे रहा है कि जैसे कर्ड है, ब्रेड है, ये सारे भी हमारे किससे फॉर्म होते हैं, वाइन है, माइक्रोब्स की हेल्प से फॉर्म होते हैं। माइक्रोब्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसे भी हम, और कर्ड और ब्रेड हमारे ह्यूमन के लिए यूज़फुल है। तो ये हमारी किसकी ब्रांच हो गई, मतलब कि ये भी हमारे किसके अंदर आ गए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। पर ये बहुत ही नैरो सेंस में, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम वाइड सेंस में चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि और भी काफ़ी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी है, या फिर कोई एक पर्सन है उसके अंदर कुछ जीन में डिफॉर्मेशन हो गया है, हमारे को करेक्शन ऑफ जीन्स करना है, तो वो सारी किसके अंदर आता है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मार्क कर लो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफपी क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक डेफिनेशन दी है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को ऐसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है। इन शॉर्ट मतलब इसका यही है कि, यानी कि अब आपको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि इसका मतलब क्या है। एक बार मैं और बता दे रही हूँ, क्योंकि आप चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हो तो आपको जब मतलब ही नहीं पता होगा तो इट्स विल बी यूजलेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी है, देखो कि ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को फॉर्म करना जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को फॉर्म करना जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि किन प्रिंसिपल पे हमारी बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। ठीक है, तो आप इसे मार्क कर लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका हमने क्या लिया, डीएनए लिया या फिर आरएनए, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इन डीएनए के अंदर हमने क्या करे, कुछ चेंजेस करे, फिर इस डीएनए को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप के अंदर क्या हुए, चेंजेस आए। तो ये क्या है, हमारा एक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ये आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर पढ़ा, जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो उसे आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट का सिंपल सा मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि हमारे को क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म करना है जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सारी चीज़ों को फॉर्म करना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप वेरी वेल अवेयर हो गए, फर्स्ट ही चैप्टर तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी एक चीज़ कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी वजह से हमारे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, है ना। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर है माइंड में कि इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। सो वी नो कि हम किसके अंदर, हमारे अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये क्यों दिया रखा है, यहाँ पे इस चैप्टर को थोड़ा सा, इसी चैप्टर को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन और हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर दो डिफरेंट पेरेंट्स से हम एक न्यू हाइब्रिड फॉर्म करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, डिज़ायरेबल करेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मौसमी और हमारा संतरा है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक हाइब्रिड फॉर्म किया है, कीनू, ठीक है। पर अब एक शॉर्ट कम है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, क्या कि यहाँ पर तो डिज़ायरेबल करेक्टर तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ क्या आते हैं, अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स की भी रेप्लिकेशन होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स को नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिज़ायरेबल करेक्टर्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे मार्क कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, एक सेकेंड, यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिज़ायरेबल जीन हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से होता है। तो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंक्लूजन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। ये इस लिमिटेशन को क्या करती है, ओवरकम करती है। यहाँ पे हमारे सिर्फ डिज़ायरेबल करेक्टर्स फॉर्म होते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक और हमारा बेनिफिट जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर जीन्स के अंदर अल्टरनेशन की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि जीन के अंदर हमने अल्टरनेशन किया है तो ये किसके अंदर आएगा, तो आप उसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं डालोगे, आप उसे किसके अंदर डालोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम जीन्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक बेनिफिट मिल गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्या कि यहाँ पे हमारे सिर्फ डिज़ायरेबल करेक्टर्स का रेप्लिकेशन होता है, अनडिज़ायरेबल करेक्टर का रेप्लिकेशन नहीं होता। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया है बेनिफिट क्या है। अब कैसे होता है पूरा प्रोसेस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक पीस ऑफ डीएनए है जिसे ये क्या बोल रहे हैं, एलियन डीएनए। हमें इस एलियन डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। अब हमें इस नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, ये खुद तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा जो कि रेप्लिकेट करती हो तो साथ साथ ये भी रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर लो, एक सेकेंड, यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐसे क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जोड़ दें जिसके पास कैपेसिटी हो रेप्लिकेट करने की, तो ये क्या होगा, दोनों साथ में रेप्लिकेट कर जाएंगे। तो जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर हम इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को और एलियन डीएनए को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारा एलियन डीएनए भी क्या करना शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेट करना शुरू कर जाएगा। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ नीड टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आया समझ में। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको माइंड में फोकस करके पढ़ना होगा वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसे आप इस तरीके से समझ लो, मैं दोबारा बता रही हूँ कि एक पीस ऑफ डीएनए है, हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करनी है, तो वो खुद तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे क्या किया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले क्रोमोसोम के साथ कंबाइन कर दिया। अब जब जैसे से ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो है रेप्लिकेट करेगा, उसी तरीके से जो एलियन डीएनए है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इस प्रोसेस को कि हमारा एलियन डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का शो कर रहा है, तो यहाँ से अब एलियन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएंगी और वो डीएनए के अंदर कोई चेंजेस भी नहीं होंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज क्लोनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर लो, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, यानी कि मल्टीपल यानी कि बहुत सारी आइडेंटिकल एक जैसी कॉपीज फॉर्म करना ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए क्या है, क्लोनिंग है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई थी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
तो वो किस तरीके से हुई थी, यहाँ पर इन्होंने देखो दे रखा है, हमने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को हमारे को क्या करवाना था, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी थी। तो हमने क्या किया, इसे किसके साथ कंबाइन करा, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है, ये अनदर क्वेश्चन 1 मार्क्स का कि प्लाज्मिड क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सी डेफिनेशन है इसकी, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। समझ में आया इसका मतलब, सर्कुलर यानी कि आप कह सकते हो कि प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच हैव कैपेसिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। यानी कि ये प्लाज्मिड जो है हमारा किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, पर इसके पास कैपेसिटी है कि ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। और कैसी शेप है इसकी, सर्कुलर है, ठीक है। तो ये सैल्मोनेला टाइफियम यूरियम ये जो है हमारा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो स्टैनले यहाँ से मार्क कर लो, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने 1972 में एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को इन्हें क्या कराना था, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करनी थी। तो इन्होंने पहले इसे क्या किया होगा, आइसोलेट किया होगा, उसके बाद इसकी क्या करी होगी, कट करा होगा, और प्लाज्मिड वाले डीएनए के प्लाज्मिड के साथ क्या किया होगा, कंबाइन किया होगा। तो अगर हमारे को किसी भी डीएनए को कट करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, तो उसके लिए हमारे को क्या ज़रूरत होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। तो यहाँ से अनदर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हो मॉलिक्यूलर सीजर इज अनदर नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट द पीस ऑफ डीएनए एंड देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। तो मतलब इसका सिर्फ इतना काम है, लिंक करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ क्या काम करता है, डीएनए को कट करने का। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो एलियन डीएनए है उसको स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर रहा है, प्लाज्मिड वाले डीएनए को कट करके आपस में मतलब सिंपल कट कर रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं। तो जो जोड़ने का काम है दोनों डीएनए और प्लाज्मिड को जोड़ने का, वो किसकी हेल्प से होता है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ठीक है, अब प्लाज्मिड जो है हमारा यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, वेक्टर का। वेक्टर का मतलब जैसे कि हमारा मॉस्किटो से जो हमारे को मलेरिया डिजीज़ होती है, उसके अंदर जो वो है हमारा मॉस्किटो का किसका काम कर रहा होता है, वेक्टर का। क्योंकि जो मलेरिया है वो हमें डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वो जो हम जिसकी वजह से हमारे को मलेरिया हो रहा है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या आ रहा है, मॉस्किटो के अंदर आ रहा है, फिर मॉस्किटो हमारे को कट कर रहा है। तो इसी के तरीके से यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो किसका काम कर रहा है, वेक्टर का। क्या रोल है इसका, कि मल्टीपल कॉपीज़ की फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा उस डीएनए की जिसको हमने इसके साथ लिंक अप किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब हमने इसे सैल्मोनेला से एक्सट्रैक्ट किया था इस प्लाज्मिड को। अब हमारा जो होस्ट है यहाँ पर वो क्या है, ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर हम इस प्लाज्मिड को अब क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हेन ए डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू अ ई कोलाई, और इस डीएनए को अब हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ रहा है, क्योंकि अब उस डीएनए के अंदर वो वैसा नहीं रहा एलियन डीएनए, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हुए होंगे। तो इस डीएनए को अब हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे हमने क्या किया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ई कोलाई के अंदर मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक और एंजाइम आपको यहाँ पे मिल गया, पॉलीमरेज एंजाइम। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 एंजाइम बता दिए। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका क्या काम था, डीएनए को कट करना। दूसरा एंजाइम हमने पढ़ा डीएनए लाइगेज, इसका काम क्या है, दो एंजाइम्स को आपस में जोड़ना। एंजाइम को नहीं, डीएनए को। ठीक है, डीएनए लाइगेज नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइगेज मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को बाइंड अप करना। और थर्ड एंजाइम हमने पढ़ लिया, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जो कि इसमें हेल्प करता है, हमारा मल्टीपल कॉपीज़ की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई इज कॉल्ड द क्लोनिंग। ठीक है, तो हम क्लोनिंग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेकिंग मल्टीपल एंड आइडेंटिकल कॉपीज़ इज नो ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड द क्लोनिंग। तो अब अभी तक आपने ये सारा पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या किया, अभी तक हमने जो पढ़ा उसे ब्रीफ में इन्होंने 3 स्टेप्स में क्लासीफाई कर दिया कि सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो भी हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है जिसको हमारे को मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करनी है, उसे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उस आइडेंटिफाइड डीएनए को हमारे को क्या करना है, होस्ट डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो उससे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसको किसी प्लाज्मिड के साथ अटैच करना पड़ेगा, या फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसके पास कैपेसिटी हो रेप्लिकेट करने की। तो पहले क्या फॉर्म हुआ, हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ। उस वेक्टर को हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन अ होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए इनटू द
प्रोजेनी, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट के अंदर वो जो नया डीएनए आया है उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उसको क्या करवाएंगे कि वो जो डीएनए है उसकी जो आगे प्रोजेनी है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम उसे कल्चर वगैरह करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी आप पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट अभी तक हम यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मिड क्या है, क्लोनिंग क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है कि क्लोनिंग, प्लाज्मिड एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन से हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंड हमारा मॉलिक्यूलर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इनके रूल्स क्या हैं तो वो तो अब आपको पता ही चल गए होंगे, अगर नहीं पता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ते टाइम तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो फिर मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर हमारी जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसे हम और क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और लाइगेज चाहिए डीएनए को अटैच करने के लिए, वेक्टर चाहिए जिसके अंदर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म होंगी, एंड देन होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके अंदर हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी मेंटेनेंस करेंगे ताकि वो जो हमारा करैक्टर है उसकी न्यू प्रोजेनी तक ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म इसे आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ई कोलाई है हमारा। ठीक है, ई कोलाई के अंदर हमारे पास जो डिज़ायरेबल करैक्टर हैं वो आ गए, लेकिन अब ये जो ई कोलाई के अंदर करैक्टर्स हैं, ये जो ई कोलाई नए अपनी प्रोजेनी फॉर्म करेगी डिवीज़न होने के बाद, तो वो जो करैक्टर्स नए वाले हैं वो इन प्रोजेनी के अंदर भी आए। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्शन यानी कि किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरियोफेज है जो कि ई कोलाई पे ग्रो करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो अब हमारे को ऐसी कुछ चीज़ चाहिए कि ई कोलाई पे ये बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो वो 2 तरीके से वर्क कर रहे हैं। एक हमारा ऐसा था जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था डीएनए में, और दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। तो जो सेकंड वाला है इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आया भी हुआ है, मैंने चेक किया था आपके मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से इसे मार्क कर लो, हिंट सेकंड, HIND सेकंड। ठीक है, तो इसे अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेना। ये आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। इसके बाद फिर और आइसोलेट हुए गए और फाइंड आउट हुए, बट ये हमारा क्या था, फर्स्ट था। ठीक है, तो ये क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है, रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। दिस 6 बेस पेयर मतलब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद कट करता है। तो ये कितने बेस पेयर्स के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को। ठीक है, तो अब तो हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि हम आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था और ये कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके उन्हें कट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम किसी भी हमारा जो एंजाइम है उसको, ये जो हमारा एंजाइम है उसे हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं, यहाँ पर देखो। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने CORI। ठीक है, ये किस तरीके से आया होगा, ये कहाँ से आता है, कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया है जिससे हम ये जैसे यहाँ पर है, देखो इसे यहाँ से समझो, जैसे ये एस्चेरिचिया कोलाई है, तो ई वाला तो हम कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट वर्ड कहाँ से लेते हैं, जीनस से। सेकंड 2 वर्ड CO हम कहाँ से लेते हैं, स्पीशीज से। थर्ड वर्ड जो R है ये कहाँ से लेते हैं, स्ट्रेन से। और ये हमारा 1 3, यहाँ पर 1 3 पे, पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हमारा क्या है, रोमन नंबर है। रोमन नंबर का क्या मतलब है कि किस सीक्वेंस में हमने इसे आइसोलेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये जो ECORI है इसका सोर्स क्या है। ठीक है, किस एंजाइम किस ऑर्गेनिज्म से हमने इसे, किस प्रोकैरियोटिक सेल से हमने इसे आइसोलेट किया है, तो वो क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई RY13। ये RY पे ध्यान रखना, उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, ऑप्शंस में मैंने चेक किया था, R की जगह
आर तो दे रखा है, पाई की जगह कहीं एक्स दे रखा है, कहीं 1 2 दे रखा है, 1 4 दे रखा है, कहीं 1 ही दे रखा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ई कहाँ से आया, हमने इसे जिस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया है, प्रोकैरियोटिक सेल से, जैसे हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है, तो पहला वर्ड उसके जीनस से, 2 वर्ड उसकी स्पीशीज से, और आर कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेन से, और थर्ड वाला जो हमारा 1 है, 1 2 3 इस तरीके से किस ऑर्डर में हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है वो रोमन नंबर्स वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर देखो दे रखा है इन्होंने, रोमन नंबर फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच दीज एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये हमारा क्या है, किसके अंदर आता है, कौन से वाले एंजाइम्स के अंदर आता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सो यानी कि बाहर और एंडो यानी कि अंदर। तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को बाहर की तरफ से एंड की तरफ से कट करेंगे, वो एक्सोन्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, और जो कि अंदर से कट करेंगे, वेयर एज दैट एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, यानी कि अंदर की तरफ से कट कर रहे हैं तो वो एंडोन्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे 2 टाइप्स के हैं। सॉरी रिस्ट्रिक्शन, हाँ मतलब एक सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस इस टाइप के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलो, यहाँ पर अब क्या करना है, हमारे को डीएनए को कट करवाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्या मार्क करना है, एक सेकेंड, यस, आपको ये मार्क करना है कि ये जो कट करता है डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये कौन से वाले बॉन्ड से कट कर रहा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से इसको कट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हमें पता है कि डीएनए क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और बेसिस होते हैं। तो ये जो डीएनए को कट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, अब कौन से वाले स्पेसिफिक सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब पता होना चाहिए आपको। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसे चलो यहाँ से आगे देख लो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जैसे कि मलयालम है, मलयालम को अगर आप इधर से रीड करो तो भी ये मलयालम ही रीड होगा, और इधर से रीड करोगे तो भी मलयालम ही रीड होगा। तो ऐसे सिक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस, जो कि हमारे बस हम डायरेक्शन चेंज करेंगे पर जो रीड हैं वो सेम ही होंगे, यानी कि उन वर्ड का मतलब जो है, मतलब वो वर्ड सेम ही रीड होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे इसी तरीके से ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये भी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है कि 2 डिफरेंट डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज अप करेंगे यहाँ पर। तो एक हमारा वेक्टर का डीएनए है, तो वेक्टर डीएनए में हमने क्या ले रहा हुआ था, स्टार्टिंग में प्लाज्मिड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेक्टर का डीएनए और एक हमारा वो वाला डीएनए जिसकी हमारे को मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, CORI, आई बोल सकते हो, 1 बोलो इसे। ठीक है, 1 क्योंकि रोमन नंबर है के अकॉर्डिंग उससे हमने नेमिंग किया है। तो ये क्या करता है, वेक्टर के डीएनए को भी कट कर रहा है और फॉरेन डीएनए को भी कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं GAATTC, और यही हमारा सीक्वेंस किसका है, फॉरेन डीएनए का भी, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उन्हें कट करता है। फिर ये कट करने के बाद हम क्या करेगा, ये जो 2 अपोजिट पेयर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये बस 3 उसमें दे रखा है डायग्राम, इस डायग्राम को आपको आना चाहिए बनाना कि हमने एक वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को इस तरीके से ले रखा है। अब देखो, आपको पता है हमेशा कि जी हमेशा किसके साथ पेयर करता है, सी के साथ, ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ। और हमें ये भी पता है, आई थिंक आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले आप ये पढ़ चुके हो, जो हमारा जी और सी है, ग्वानाडीन और साइटोसिन है ना, इनके बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस ये ले लिया और दूसरा हमारा ये वाला सीक्वेंस, और इन्होंने आपस में मर्ज करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लर्न कर लेना, ये 3 स्टेजेस में इन्होंने ये जो डायग्राम दे रखा है कि किस तरीके से हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम COR1 वर्क कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, इन्होंने यहाँ पर इसे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे GAATTC है,
और यहाँ पर दूसरे वाले जो डीएनए हैं, डीएनए की दोनों सीक्वेंस को ये कट करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कट करता है। ठीक है, अब ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये सेंटर से कट नहीं करता, ये लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट करता है। और यहाँ पे साइड में जो पोर्शंस रहते हैं वो दोनों हैंग अप पोजिशंस, ठीक है, उसके बाद उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। तो दीज ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आर कॉल्ड द स्टिकी एंड्स। और इन दोनों, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसके और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसे अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना कि ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और कौन से एंजाइम की हेल्प से बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब कौन से एंजाइम, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन ये कौन से एंजाइम की हेल्प से जुड़ रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये दोनों जो है मर्ज अप हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। तो इसे आप रीड कर लेना। तो ये हमारा इन्होंने दे रखा है जैसे फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड अगर हम इसे कंसीडर करके चलें, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया, उसे स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया। अब डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने क्या करा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और ये हमारा अब ये क्या है, ये जो चीज़ यहाँ पे बनी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट, यहाँ पे इकोलाई क्या है, होस्ट है, इसके अंदर हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। और ये अब ये जो होस्ट है ये क्या कर रही है, जैसे जैसे ये डिवाइड होगी तो ये जो नया हमारा डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ तक का अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ अब मैं इसे एक बार शॉर्ट में चलो आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी तक हमने एक तो ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमें पता चल चुका है, मैं दोबारा से नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव नो कैपेसिटी टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। बट अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बता दीजिए, और कोई भी अगर आपको चेंजेस इसके अंदर लेकर के आना, वीडियो के अंदर अगर आप कोई भी चेंज लेकर के आना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना, वो मैं फिर उसके अंदर चेंजेस कर लूँगी। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्लोनिंग पढ़ा था, प्रिंसिपल्स पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी के, प्लाज्मिड क्या होता है वो पढ़ा था, किस तरीके से फिर ये पूरा प्रोसेस होता है वो हमने पढ़ लिया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था वो हमने पढ़ लिया, सोर्स क्या थे इकोलाई के, किस तरीके से वो नेमिंग वाली चीज़ थी वो हमने पढ़ लिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये दोनों डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम दो तरीके के डीएनए ले रहे हैं, उन्हें कट कर रहे हैं, फिर मर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं होस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब आगे चलते हैं जल्दी से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। अब देखो हमने क्या किया, हमने डीएनए को कट तो कर लिया, किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये हमारी किसकी, चलो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर मैं वो आपको डाउट क्लियर है मेरे माइंड में एक है वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने डीएनए को कट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। अब हमारे को क्या करना है, उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है। तो उन फ्रैगमेंट का जो सेपरेशन है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं जिन्हें हमने सेपरेट किया है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अगर पास कराएंगे टुवर्ड द एनोड तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स, एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्रोस जेल। तो यहाँ पर हमारे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं अलॉन्ग बाय द हेल्प ऑफ सीविंग इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं वो पहले सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद बड़े वाले, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, यस, सो जो अब हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं, किसकी हेल्प से हमने सेपरेट किया है, सीविंग इफेक्ट की हेल्प से। सीविंग इफेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं वो पहले सेपरेट होंगे, उसके बाद लार्जर फ्रैगमेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को हम कब देख सकते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते, वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं आते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से उसे ट्रीट करवा रहे हैं, उसके बाद हम उसमें क्या एक्सपोज करा रहे हैं, यूवी रेडिएशन। तो हमारे को ये कैसे दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हो कि ऑरेंज कलर के जो बैंड्स होते हैं ये हमारे को दिखाई देते हैं, किससे हम ट्रीट करवा रहे हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, और फॉलो किससे कर रहे हैं, फिर यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो
ये इसे हमें मार्क आउट कर लेना है। इसके बाद हमारे ये जो सेपरेट हुए हैं डीएनए के फ्रेगमेंट, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एग्रोस जेल से, वहाँ से कट करके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। ठीक है, तो इल्यूशन क्या है ये भी आया हुआ है, तो यहाँ से इसे आप मार्क कर सकते हो। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। पहले हमने उसे एग्रोस जेल से कट किया और उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। ठीक है, द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग दैम विद द क्लोनिंग वेक्टर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उस डीएनए फ्रेगमेंट को पहले क्या करा, उसे आइसोलेट कर लिया वहाँ से, और फिर हम उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो